तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया और आपने अच्छा खासा रिस्पांस भी दिखाया। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है, जरूर पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा और चीजों को एक सीक्वेंस में फॉलो करिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में चीजों को फॉलो करना बेहद जरूरी है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में चीजें रहनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन चीजें जो है मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। आपके सामने ये सिलेबस दिया हुआ है यूनिट नंबर 2 का। दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम जानेंगे कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सबसे पहले आपका आता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है ये, तो डेफिनेशन दिया हुआ है। कह रहा है कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो पार्ट होता है सीपीयू का, जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है सारे ऑपरेशंस को जो कंप्यूटर सिस्टम पे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर फेच इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डिकोड करना इंस्ट्रक्शन को, जनरेट करना कोड के सिग्नल्स को, कंट्रोल करना एग्जीक्यूशन प्रोसेस को, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है, ठीक है। अगर हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, तो सबसे पहला आपका आता है कंट्रोल डेटा फ्लो, दूसरा आपका आता है जनरेट टाइमिंग सिग्नल, तीसरा आपका आता है कोऑर्डिनेट एएलयू ऑपरेशंस एंड चौथा हमारा आता है कंट्रोल करना मेमोरी रीड राइट ऑपरेशंस को एंड कंट्रोल करना इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया है आपको, एक ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा कंट्रोल यूनिट आपको ऊपर के ब्लॉक में, और तीन यहाँ पे आपको एरो देके आपको लिखना पड़ेगा। इधर लेफ्ट में आपका मेमोरी रहेगा, मिडिल में आपका एएलयू रहेगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और राइट साइड में आपका इनपुट आउटपुट रहेगा, ठीक है। अब आता है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन के बेसिक कंसेप्ट क्या है आपके सामने दिए गए हैं। कह रहा है कि एन इंस्ट्रक्शन इज अ बाइनरी कमांड गिवन टू सीपीयू टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। यानी जो आपका इंस्ट्रक्शन है एक प्रकार का बाइनरी कमांड होता है जो सीपीयू के द्वारा दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को। जैसे कि मान लीजिए कि हमें ऐड करना है R1 R2 को, तो R1 यानी इसका मतलब क्या है कि R2 में R1 का वैल्यू ऐड होगा। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आता है कंपोनेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शंस के कंपोनेंट क्या है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करें तो आपका ओपी कोड रहेगा, ऑपरेंड रहेंगे एंड एड्रेस रहेंगे। तो ओपी कोड आपका एक स्पेसिफाई करता है ऑपरेशन को, जैसे कि आपका एडिशन हो गया या फिर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना हो गया, मूव हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सारी चीजें। दूसरा आपका आता है ऑपरेंड, जो डेटा होता है जिसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ऑपरेंड होते हैं। एड्रेस फील्ड, जो स्पेसिफाई लोकेशन होता है जहाँ पे चीजें परफॉर्म करनी होती है ऑपरेंड की, तो वो आपका स्पेसिफाई लोकेशन होता है एड्रेस फील्ड, ठीक है। अब हमारा आता है इंस्ट्रक्शन का टाइप। तो सबसे पहला टाइप आपका आता है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, यानी ये ट्रांसफर करता है डेटा को। जैसे कि हमें मूव करना है R1 R2 को, तो जैसे मान लीजिए लोड ए एंड स्टोर बी, यानी स्टोर यानी बी के अंदर स्टोर करना और ए के अंदर हम उस चीज को लोड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका आता है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, यानी ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, जैसे कि आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हो गई। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशंस को, जैसे कि आपका एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, एक्सॉर हो गया, ये सारी चीजें। ब्रांच इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये चेंज करता है प्रोग्राम के सीक्वेंस को, जैसे कि आपका जेएमपी, कॉल, रिटर्न, ये आपके ब्रांच के इंस्ट्रक्शंस हैं। अगला हमारा आता है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, यानी ये यूज होता है कम्युनिकेट करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस से, जैसे कि आपका इन आउट हो गया, है कि नहीं, इनपुट करने के लिए इन, आउट करने के लिए आउटपुट, ये सारी चीजें होती हैं। अगला हमारा आता है माइक्रो ऑपरेशंस। तो माइक्रो ऑपरेशंस जो है वो आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं जो परफॉर्म होते हैं डेटा जो स्टोर होता है रजिस्टर के अंदर, उनके लिए, ठीक है। जैसे कि आपका R2 R1 दिया हुआ है तो पीसी आपका PC+1 यानी प्रोग्राम काउंटर +1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अगला हमारा आता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है वो एक बाइनरी कंट्रोल वर्ड होता है जो स्टोर होते हैं कंट्रोल मेमोरी के अंदर, एंड ये स्पेसिफाई करता है रजिस्टर ट्रांसफर को, एलयू ऑपरेशन को एंड मेमोरी ऑपरेशंस को, ठीक है। अगला हमारा आता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो जनरल फॉर्मेट दिया है, पहला आपका आता है कंट्रोल फील्ड, दूसरा आपका आता है एड्रेस फील्ड, तीसरा आपका आता है नेक्स्ट कंट्रोल, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, यानी माइक्रो इंस्ट्रक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो आपका पहला आपका दिया है हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन, जिसमें लार्ज कंट्रोल वर्ड होते हैं, यानी बड़े मात्रा में चीजों को हम कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आपका आता है पैरेलल ऑपरेशंस पॉसिबल, यानी इनके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो पैरेलली पॉसिबल हो पाते हैं एंड फास्टर एग्जीक्यूशन इसके पास हो पाता है। एडवांटेज ये है कि ये हाई पैरेललिज्म होते हैं, फास्ट होता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये बड़े मेमोरी की जरूरत इसके लिए होती है। और दूसरा हमारा था वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन,
तो ये इंकोड करता है फॉर्मेट को, एंड स्मॉलर कंट्रोल वर्ड होता है ये, और कम पैरेललिज्म होता है। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो ये कम मेमोरी को कैरी करता है, और डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा ज्यादा स्लो होता है। ठीक है ना, क्लियर। अगला हमारा है फेच साइकिल। फेच साइकिल क्या होता है, तो फेच साइकिल जो है वो रिट्रीव करता है इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम द मेमोरी, यानी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करने का काम करता है फेच साइकिल। जैसे अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप 1 में आपका MAR है, तो PC आपका हो गया प्रोग्राम काउंटर में। दूसरा आपका स्टेप 2 है जो आपका MDR होगा, मेमोरी के जो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वहां पे जाएगा। IR में आपका MDR आएगा, फिर यहाँ पे PC में आपका प्रोग्राम काउंटर +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप्स यहाँ पे होंगे। अगला हमारा आता है एग्जीक्यूशन साइकिल। तो एग्जीक्यूशन साइकिल जो है परफॉर्म करता है एक्चुअल ऑपरेशन को, जैसे कि आपका ऐड करना R1 R2 को, तो R1 में हम R1 प्लस R2 को ऐड कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करें तो इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट करता है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। यानी सबसे पहले चीजें फेच होंगी, उसके बाद डिकोड होंगी, फिर एग्जीक्यूट होंगी, और लास्ट में हमें जो रिजल्ट होगा वो मिलेगा। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट होता है हार्डवेयर सर्किट के द्वारा, इसके अंदर के कंपोनेंट की बात करें तो गेट्स हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, डिकोडर हो गया, काउंटर हो गया। ठीक है, अगला हमारा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। हार्डवेयर जो आपका कंट्रोल यूनिट है उसका ब्लॉक डायग्राम दिया है। सबसे ऊपर के चीज में आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रहेगा, उसके बाद यहाँ पे डिकोडर, डिकोडर के बाद चीजें कंट्रोल यूनिट लॉजिक में जाएंगी, फिर उसके बाद कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की, तो ये इसका जो ऑपरेशन होता है फास्ट होता है, स्पीड भी हाई होता है, और ये एफिशिएंट होता है फॉर द सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि इसको मॉडिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिजाइन इसका कॉम्प्लेक्स होता है, और ये फ्लेक्सिबल नहीं रहता। क्लियर है। अगला हमारा आता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड यूजिंग द माइक्रो प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। यानी जो आपका कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं जो माइक्रो प्रोग्राम्स के द्वारा यूज होते हैं, जो मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। अगर हम कंपोनेंट की बात करें माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल मेमोरी होता है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, एंड सीक्वेंसर होता है। कंट्रोल मेमोरी की बात करें तो ये स्टोर करता है माइक्रो प्रोग्राम को, एंड ये यूजुअली इंप्लीमेंट होते हैं किसके द्वारा, रोम के द्वारा। ठीक है, अगला आपका आता है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर। ये कंट्रोल सीक्वेंस होता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन के, और इसके फंक्शन की बात करें तो ये जनरेट करता है नेक्स्ट एड्रेस को, यानी जो नेक्स्ट एड्रेस आने वाला होता है ना उसको ये जनरेट करता है, और ये सेलेक्ट करता है अगले माइक्रो इंस्ट्रक्शन को। क्लियर। अगला हमारा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोग्राम CPU। तो यहाँ पे आपका कंट्रोल मेमोरी दिया रहेगा ऊपर में, नीचे आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रहेगा, देन उसके नीचे आपका कंट्रोल सिग्नल रहेगा। ठीक है, यानी चीजें इस वे में आपके फॉलो होंगी। सीक्वेंसिंग अगर हम बात करें माइक्रो इंस्ट्रक्शन की, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होता है सीक्वेंशियली, यानी एक सीक्वेंस में काम करता है। जैसे कि पहले चीजें फेच होंगी, फिर डिकोड होंगी, फिर एग्जीक्यूट होंगी, देन आफ्टर आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन की, तो हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल को, जैसे कि R1 R2 से, तो कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेट हो रहा है, ट्रांसफर द पाथ। ठीक है, अगला हमारा था डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल हार्डवेयर एंड द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट दिया हुआ है। तो ये यूज करता है हार्डवेयर लॉजिक को, ये यूज करता है माइक्रो प्रोग्राम को। ये फास्टर होता है, ये स्लोअर होता है। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, यानी इनको मॉडिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और इनको मॉडिफाई करना आसान होता है। इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ज्यादा होती है, ये थोड़ी सी कम कॉम्प्लेक्स होती है। ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब हमारा पार्ट बी दिया हुआ है जो कि आपका कंप्यूटर अर्थमेटिक है, जिसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस वाली चीजें होंगी। तो कंप्यूटर अर्थमेटिक की बात करें तो कंप्यूटर अर्थमेटिक डील करता है किसके द्वारा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूजिंग द बाइनरी नंबर्स। यानी बाइनरी नंबर के द्वारा ही जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो परफॉर्म होंगे। तो बाइनरी एडिशन की हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि बाइनरी एडिशन में हम ऐड करते हैं चीजों को, तो यहाँ पे 2 टाइम 0 2 टाइम 1, बी में आपका 0 1 0 1, यानी इनपुट 0 0 1 1, यहाँ पे आपका 0 1 0 1। तो सम की बात करें तो सम आपका क्या होगा, 0 प्लस 0 0 ही होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 भी आपका 0 ही होता है, और कैरी आपका 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे बाकी सारी जगहों पे 0 रहेंगी। जैसे यहाँ एग्जांपल में हमें दिया हुआ है 1 0 1 0 को 1 1 0 0 से ऐड करना है, तो 0 और 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा, 1 0 ऐड करेंगे तो 1 होगा, 0 और 1, देखिए 0 और 1 है यहाँ पे, तो 1 हो रहा है, तो हमने 1 लिख दिया, और 1 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन कैरी 1 बचेगा, तो कैरी 1 भी हमें लिखना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला हमारा है बाइनरी सब्सट्रैक्शन, वही चीज है, 0 में से 0 जाएगा तो आपका 0 ही आएगा, 1 माइनस 0 आ जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0, लेकिन यहाँ पे 0 माइनस 1 करेंगे तो बोरो बचेगा। ठीक है ना, ध्यान यहाँ पे रखनी है।
अब आता है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करना, बस चीजें चेंज हो जाती है। अगर 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। जैसे आपका 1010 दिया है तो क्या हो जाएगा, 0101 हो जाएगा इस तरीके से। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दिया है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। जैसे हमने ये नंबर दिया है मान लीजिए, तो इस नंबर में हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के 1 ऐड कर दिया, तो 1 + 1 0 हुआ, कैरी 1, तो 1 ऐड हो गया यहाँ पे, फिर 1 का 1 और 0 का 0। तो इस तरीके से हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट भी निकल जाता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करने का, एडवांटेज ये है कि सब्सट्रैक्शन आसान हो जाता है, सिंगल रिप्रेजेंटेशन होता है 0 का, और ये वाइडली यूज होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ज्यादातर कंप्यूटर के अंदर टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूज होते हैं। अब आता है साइन एडिशन। तो यूज करना, साइन बिट को 0 यूज होता है फॉर द पॉजिटिव, 1 यूज होता है फॉर द निगेटिव। जैसे एग्जांपल की बात करें 5 की, तो 5 आपका क्या है, 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 0101 हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे निगेटिव में वैल्यू कुछ इस प्रकार से रहेंगी। साइन सब्सट्रैक्शन की बात करें तो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक फॉर्मूला दिया है a - b = a प्लस एंड ब्रैकेट ऑफ -b, ठीक है। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल वही है, बस मल्टीप्लाई हम कर देंगे और जो एडिशन वाला हमारा रूल था वही रूल को हम परफॉर्म करके हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा था बूथ्स एल्गोरिथम। क्या होता है बूथ्स एल्गोरिथम भाई, यहाँ पे दिया हुआ है बूथ्स एल्गोरिथम में आप देखिए, इफिशिएंट मेथड फॉर साइन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, यानी साइन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जो है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ये बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स के लिए यूज होता है। जैसे बूथ एल्गोरिथम का यहाँ पे रूल दिया है, पहले आपका Qn है, दूसरा आपका Qn+1 है, और यहाँ पे ऑपरेशन है। अगर हम 0 की बात करें तो नो ऑपरेशन, 1 की बात करें तो नो ऑपरेशन, 1 की बात करें तो सब्सट्रैक्ट m, एंड 0 की बात करें तो ऐड करना है हमको, ठीक है। तो ये चीजें परफॉर्म होंगी। अगला हमारा आता है स्टेप ऑफ बूथ एल्गोरिथम। बूथ एल्गोरिथम में कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, तो पहला आपका होता है इनिशियलाइज करना रजिस्टर को, उसके बाद चेक करना Qn को और Qn+1 को, देन परफॉर्म करना ऑपरेशन को, उसके बाद अरिथमेटिक राइट शिफ्ट अप्लाई करना, देन ये आपका स्टेप जो है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। डिवीजन ऑपरेशन की बात करें तो बाइनरी डिवीजन सिमिलर टू डेसिमल डिवीजन, यानी जो बाइनरी डिवीजन है वो बिल्कुल डेसिमल डिवीजन की जैसा ही है। मेथड ये है कि रिस्टोर करना डिवीजन को एंड नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन, ठीक है। तो रिस्टोरिंग डिवीजन की हम बात करें तो ये यहाँ पे कह रहा है कि इफ सब्सट्रैक्शन रिजल्ट निगेटिव, यानी जब आपका सब्सट्रैक्शन रिजल्ट निगेटिव आ रहा है तब हम इसको यूज करेंगे। ये स्टोर करता है प्रीवियस वैल्यू को। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये रिप्रेजेंटेट करता है काफी बड़े और स्मॉल नंबर्स को भी। जनरल फॉर्म आपका n = m × 2 का पावर e, जहां पे m आपका मंतिसा होता है और e आपका क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करें तो परफॉर्म करना ऑपरेशन होता है यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशंस भाई, वही है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एंड फ्लोटिंग पॉइंट स्टेप की बात करें तो इक्वलाइज करना एक्सपोनेंट को, ऐड करना मेंटिसस को, एंड नॉर्मलाइज करना रिजल्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन दिया है, एक फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग चीजें दी गई हैं, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगर हम यूनिट की बात करें तो वही है ऐड, सब्सट्रैक्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यहाँ पे अरिथमेटिक यूनिट के अंदर ये चीजें यूज होती हैं, इंक्रीमेंट यानी वैल्यू को ऐड करने के लिए और डिक्रीमेंट वैल्यू को घटाने के लिए, ठीक है। अब हमारा आता है डिजाइन ऑफ अरिथमेटिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट के डिजाइन के लिए कंपोनेंट जो है वो आपका एडर, मल्टीप्लिकेशन रजिस्टर एंड कंट्रोल लॉजिक जो होता है वो होता है। तो अरिथमेटिक सर्किट की बात करें, मान लीजिए ए रजिस्टर है तो एडर, बी रजिस्टर, तो रिजल्ट हमें मिलेगा एडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो अरिथमेटिक यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट जैसे 00 01 10 11, तो यहाँ पे 00 में एडिशन, 01 सब्सट्रैक्शन, 10 इंक्रीमेंट एंड 11 ट्रांसफर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर सेकंड को कंप्लीट किया। ये आपका यूनिट नंबर सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको प्रैक्टिस कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन चीजें मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।